हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं सोनू आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ऐसे क्रांतिकारी एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एस के क्रांतिकारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी की जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है सेल अर्थात कोशिका, उसको पढ़ करके खत्म कर लिए हैं। समझ रहे हो? अगर अभी तक आप लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं जो है वो इस वीडियो के बायो में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। समझ रहे हो? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है उत्तक। अब देखो, जैसा कि आप सभी अपने पिछले चैप्टर में देखा था कि बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती है ना तो एक उत्तक का निर्माण होता है। समझ रहे हो? क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलते हैं तो एक उत्तक का निर्माण होता है, और बहुत सारे उत्तक जब आपस में मिलता है तो एक अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग जब आपस में मिलते हैं तो एक अंग तंत्र का निर्माण होता है। नो डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। क्या है? चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है उत्तक। क्या है? उत्तक। हाँ, क्या पढ़ने वाले? उत्तक। अब देखो, इसमें आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखनी है कि अब जो मेरे भाई ये जो उत्तक है ना, क्या है? ये जो उत्तक है, अब आपसे कोई ये पूछ देगा कि बताओ, जिस प्रकार से आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा? उत्तक का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है। समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। डन, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो, बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलते हैं तो एक उत्तक का निर्माण होता है। तो अगर आप लोग इस क्रम को याद रख लेना कि जो कोशिका होता है, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका के समूह जब आपस बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलते हैं तो एक उत्तक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मेरे भाई? उत्तक का निर्माण होता है। और बहुत सारे उत्तक जब आपस में मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। और बहुत सारे अंग जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? पता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाता है? अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। और ये जो कर्म है, ये जो कर्म है, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? देखो, बहुत सारी कोशिका मिलते हैं तो एक उत्तक बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे जब उत्तक मिलता है तो एक अंग बनता है, और बहुत सारे जब अंग मिलते हैं तो एक अंग तंत्र का निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। चलो, अब सबसे पहले आप ये लिखो कि उत्तक किसे कहते हैं। लिखो सबसे पहले नंबर में, सबसे पहले नंबर में उत्तक क्या है? व्हाट इज टिश्यू, यानी कि उत्तक किसे कहते हैं। अब देखो, जो कोशिकाओं का समूह होता है ना वो उत्तक कहलाते हैं। क्या यह डिफिनेशन पर्याप्त है? क्या पर्याप्त है डिफिनेशन? यह डिफिनेशन पर्याप्त नहीं है। हम जानते हैं कि कोशिकाओं के जो समूह होता है उनको उत्तक कहते हैं। क्या होते हैं? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अगर आप ही मानिए कि आपके नाक की कोशिका अलग है, जीभ की कोशिका अलग है, आपके पैर की कोशिका अलग है, आपके जो उंगली की कोशिका अलग है, आपके नाखून की कोशिका अलग है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट के कोशिकाएं जो है वो अलग अलग है। समझ रहे हो? और सभी के कार्य भी अलग अलग हैं। क्या जीभ के कोशिका और नाक के कोशिका का कार्य एक है? एक है? आप ही बताओ, क्या जीभ के कोशिका और नाक के कोशिका का कार्य एक है? क्या ये जो हमारे त्वचा की कोशिका, क्या ये जो हमारे नाखून की कोशिका की कार्य एक है? नहीं ना है। तो कोशिका का माफ कीजिएगा, तो ये जो उत्तक है, ये जो उत्तक का डिफिनेशन ये गलत साबित हो जाता है। समझ रहे हो? तो लिखो कि जो कोशिका के समूह होता है उसको उत्तक कहते हैं।
कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। लेकिन शर्तें क्या है? क्या कोशिका के समूह को तो ऊतक कहते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं जो कार्य की दृष्टि से उत्पत्ति की दृष्टि से उत्पत्ति के दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से समान हो। क्या हो? इन सभी दृष्टि से समान हो, समझ लो, तब इसको हम लोग ऊतक कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जो हमारे त्वचा का कोशिका जो है ना, हमारे त्वचा की बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलेगा तो एक ऊतक का निर्माण करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, ऊतक हम कोशिका के समूह को कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्तें ये है कि उन ऊतक में जितनी कोशिकाएं होगी, सभी कोशिका जो है वो कार्य की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से और किसके दृष्टि से? कार्य की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से और उत्पत्ति की दृष्टि से क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, समझ लो। अगर मान लो ऊतक है, उस ऊतक में उपस्थित अलग अलग कोशिका का कार्य अलग अलग है, क्या आप उसे ऊतक कहोगे? नो नो नो, उसको हम लोग ऊतक नहीं कहेंगे। ऊतक हम उसी को कहेंगे, क्या? ऊतक हम उसी को कहेंगे जिसमें उपस्थित सभी कोशिका कार्य की दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से और संरचना के दृष्टि से, इन तीनों दृष्टि से सेम होगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो आगे चलते हैं। आप ऊतक के परिभाषा को आई होप आप लोग बहुत भली भांति तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोग अभी तक नहीं समझे हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। चलो हम चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। हो तो मेरे भाइयों ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन, समझ रहे हो ना? अपने आप में एक कंसंट्रेशन बना के क्लास को कीजिए। चलो अब ये जो ऊतक है आपका, क्या ऊतक, आपको पता है कि आखिर ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। जिस तरह से आप इससे पिछले चैप्टर में देखे हो कि कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। ठीक उसी प्रकार आप इसमें भी देखोगे कि ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है आपका पादप ऊतक और एक हो जाता है आपका जंतु ऊतक। और इन दोनों ऊतक में हम अंतर को देखेंगे और इन दोनों ऊतक को हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, समझ लो। तो चलो एक तरफ लिख लो ऐसे करके पादप ऊतक और एक तरफ लिख लो ऐसे करके जंतु ऊतक, समझ रहे हो? क्या है? पादप ऊतक और जंतु ऊतक। अब देखो, पादप ऊतक, पता है पादप ऊतक यह अस्थाई होता है। क्या आप एक वृक्ष को गति करते हुए देखे हो? क्या आपने एक वृक्ष को गति करते हुए देखा? नहीं ना। तो ये क्या होता है? पादप ऊतक क्या होता है मेरे भाइयों? यह अस्थाई ऊतक होता है। सबसे पहले पॉइंट लिखो इसमें कि यह एक अस्थाई ऊतक जय श्री राम होता है, नो डाउट, यह एक अस्थाई ऊतक होता है। क्या आप एक मानव को
क्या आप एक मानव को गति करते हुए देखा? मेरे भाई, आपने जरूर एक मानव को गति करते हुए देखे होंगे। तो ये जो जंतु होता है क्या होता है? यह गतिशील होता है। क्या होता है मेरे भाई? इसमें लिखो पहले पॉइंट, यह गतिशील होता है। क्या होता है? यह आपका क्या, यह जो है वो आपका गतिशील होता है। आई होप आप सभी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपने एक वृक्ष को वृद्ध अवस्था में भी बढ़ते हुए देखा होगा। तो क्या होता है? यह जो होता है इसमें क्या होता है पता है? इसमें आजीवन वृद्धि होता है। क्या होता है? इसमें आजीवन वृद्धि होता है। अब इसमें लिखो दूसरा पॉइंट में, क्या आप एक जीव जंतु को आजीवन काल तक बढ़ते हुए देखे हो? नहीं ना। तो इसमें वृद्धि कुछ निश्चित समय तक ही होता है। आपने एक मानव में 15 से 16 साल या फिर 20 से 25 साल तक एक मानव बढ़ता है और उसके बाद उसकी हाइट जो है वो रुक जाता है। वो आजीवन काल उतना ही रहता है जितना पर रुकता है, उसके बाद जब तक मरता है तब तक उसका हाइट उतना ही रहता है। तो मतलब कि जंतु उत्तक में क्या होता है, इसमें जो है वो वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है। समझ रहे हो? तो आई होप आप सभी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसमें जो है ना, क्या आप एक वृक्ष में कोई विशेष अंग देखे हो? नहीं ना। तो मतलब इसमें कोई विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है? कोई विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता है, बट आपने एक मानव में जरूर कोई ना कोई विशेष अंग देखे होंगे। तो इसमें विशेष अंग पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। ये हो गया पादप उत्तक की कुछ विशेषता और ये हो गई जंतु उत्तक की कुछ विशेषता। तो इस प्रकार से हमारे पादप उत्तक और जंतु उत्तक में अंतर स्पष्ट आप लोगों को हो गया है। अब चलो हम चलते हैं इससे आगे। चलो सबसे पहले हम पादप उत्तक को पढ़ते हैं। कौन से उत्तक? सबसे पहले हम पादप उत्तक को पढ़ते हैं। पादप उत्तक, यहां पर लिख लो पाकर पाद कर दो पुकर पो, पादप उत्तक। पादप उत्तक किसे कहते हैं? वैसे उत्तक जो पादप में पाया जाता है उसे पादप उत्तक कहते हैं। और इस तरह से आप लोग पादप उत्तक की डिफिनेशन लिख लीजिएगा। तो पादप उत्तक पता है दो प्रकार के होते हैं। कौन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। पहला हो जाएगा आपका विव ज्योतक उत्तक हो जाता है। समझ रहे हो? कौन सा हो जाता है? पहला हो जाता है आपका विव ज्योतक उत्तक और दूसरा नंबर पर हो जाएगा आपका अस्थाई उत्तक। क्या हो जाएगा? अस्थाई उत्तक। तो इस प्रकार से ये जो उत्तक पादप उत्तक है वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है विभज्योतक उत्तक और एक हो जाता है अस्थाई उत्तक। अब ये जो विभज्योतक उत्तक है ना, इनकी पता है, ये जो विभज्योतक उत्तक है इनके तीन प्रकार होता है। एक हो जाता है आपका शीर्षस्थ। क्या होता है? शीर्षस्थ विभज्योतक।
विभज्योतक उत्तक हो जाता है, एक शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक हो जाता है, और एक हो जाता है पार्श्व पार्श्व विभज्योतक उत्तक हो जाता है। क्या हो जाता है? एक हो जाता है पार्श्व विभज्योतक उत्तक हो जाता है, और एक हो जाता है आपका अंतर्वेशी। क्या होता है? अंतर्वेशी विभज्योतक अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो उत्तक है कितने प्रकार के होते हैं? विभज्योतक उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, समझ लो। एक हो जाता है शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, एक हो जाता है पार्श्व विभज्योतक उत्तक, और एक हो जाता है अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। अब ये क्या है? अब देखो मेरे भाई, यह एक वृक्ष है, समझ रहे हो? क्या होता है? यह एक वृक्ष है, और इस वृक्ष के क्या है? ये सब आपकी डालें हैं। तो इस वृक्ष के क्या होता है? इस वृक्ष के ये क्या है? जड़ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वृक्ष के ये जो जड़ है ना, जड़ के ये वाले भाग होता है, मतलब पूछ वाले जो भाग होता है उसमें, और ये जो पौधे के जो कलिका होते हैं ऊपर वाले शीर्ष वाले भाग होता है, इसमें आपका कौन से उत्तक पाए जाएंगे? तो इसमें आपका विभज्योतक उत्तक पाए जाएंगे, समझ रहे हो? तो इसमें आपकी विभज्योतक उत्तक पाए जाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम विभज्योतक उत्तक को देख लेते हैं। तो अब ये जो विभज्योतक उत्तक है, यह आप लोग हेडिंग डाल लो। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट ये लिखो कि यह जो है पौधों के शीर्ष में तथा जड़ में, क्या जड़ के शीर्ष भागों में पाया जाता है। क्या शीर्ष भागों में पाया जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब पता है ये जो विभज्योतक उत्तक में, विभज्योतक उत्तक की पहली प्रकार शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, यह कहां पर पाया जाता है? यह पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है, समझ लो। और जो जड़ के शीर्ष भाग होता है वहां पर पाए जाते हैं। अब इसका कार्य क्या है पता है? इसका कार्य पता है? यह क्या करता है? इनका कार्य क्या है पता है? इसका कार्य है कि यह पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। क्या करता है? यह जो है मेरे भाई पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। नो डाउट, यहां तक कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से हमारे शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक हो जाता है खत्म। तो दूसरे नंबर में हमने आपको बताए थे कौन से उत्तक के बारे में? दूसरे नंबर में हमने आपको बताए थे आपका पार्श्व विभज्योतक उत्तक। कौन से उत्तक? पार्श्व विभज्योतक उत्तक। क्या होता है? पार्श्व विभज्योतक उत्तक। अब देखो हम बात करेंगे पार्श्व विभज्योतक उत्तक की। तो ये जो पार्श्व विभज्योतक उत्तक है वो कहां पर पाए जाते हैं? अब क्या हुआ मेरे भाइयों, देखियो यह पौधा है। क्या है? यह पौधा है। क्या है? यह पौधा है। अब ये पौधे के जो साइड वाले, इस साइड और इस साइड, ये जो साइड वाले भाग है ना, यहाँ पर कौन से उत्तक आपको देखने के लिए मिलेगा? तो पार्श्व विभज्योतक यहाँ पर और यहाँ पर। जो भी अगर डाल निकलेगा तो डाल के भी यहाँ पर और यहाँ पर, अगर यहाँ पर जो है डाल आ रहेगा तो डाल के बगल में पाए जाते हैं। लेकिन क्यों पाए जाते हैं? यह पौधे के अब देखो यह पेड़ और पौधे के, लिखो पहली नंबर में लिख लो कि यह जो है पेड़ प्लस जो पौधे के पार्श्व भाग में पाया जाता है। किसमें? पार्श्व भाग में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? यह पौधे के शीर्ष एवं पार्श्व भाग में पाया जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो मेरे भाई इनका कार्य क्या है, इसका आखिर कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि यह जो पौधे हैं ना, क्या होता है? यह जो पौधे हैं
पौधे के जो मोटाई है, क्या होता है, पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। समझ रहे हो, क्या करता है, पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हमारे ये भी डन हो जाता है, पार्श्व विभज्योतक उत्तक। अब तीसरा नंबर में, दूसरा नंबर है ना ये, और तीसरा नंबर में देखो क्या है, अंतर अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। क्या है, अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। अब ये जो अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक, अब इसमें आपको ये ध्यान रखनी है मुख्य रूप से कि ये जो अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक है ना, यह पौधे के जो पुष्पविरित और पर्णविरित इन दोनों में मिलता है। क्या मिलता है, ये जो पौधा होता है ना, पौधा के पुष्पविरित एवं पर्णविरित में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यह जो है वो पौधे के पुष्पविरित और पर्णविरित में पाया जाता है। आई होप आप सभी को यहाँ तक हमारी बातें समझ में आ गई होगी, समझ रहे हो। अब ये जो शीर्षस्थ, अब ये जो माफ कीजिएगा, अब ये जो विभज्योतक उत्तक है, अगर आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो पौधे के वृद्धि को बढ़ाता है, अगर आपके ऑप्शन में ये तीनों, क्या अगर शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक ना दिया हो तो पता है आपको क्या देगा, यह जो विभज्योतक उत्तक जो है वो पौधे के शीर्ष को, पौधे के मतलब लंबाई को बढ़ाता है, मोटाई को भी बढ़ाता है, सब चीज को यही बढ़ाता है। लेकिन इसको पता है तीन भाग में हम लोग बांट देते हैं, एक हो जाता है विभज्योतक उत्तक, एक हो जाता है शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, दूसरा हो जाता है पार्श्व विभज्योतक उत्तक, और तीसरा हो जाता है अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। समझ रहे हो। तो अब इन तीन भाग के कार्य, इन तीन भाग जो है ना, इसको हम तीन भाग में जो बांटते हैं, इन तीनों भाग के जो है वो कार्य अलग अलग है। पहली भाग का कार्य है कि वो जो है वो लंबाई को बढ़ाएगा, दूसरी भाग के कार्य है कि वो जो है वो आपके मोटाई को बढ़ाएगा, समझ, और तीसरी भाग जो है वो आपका पुष्पविरित और पर्णविरित में मिलते हैं। तो आई होप आप सभी को हमारी यह बातें समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से हमारे जो है वो विभज्योतक उत्तक हो जाता है खत्म। अब हम पढ़ेंगे अस्थायी उत्तक के बारे में। कौन सी उत्तक, अब सेकंड नंबर में चलो देखते हैं अस्थायी उत्तक। चलो, अस्थायी उत्तक। तो अब देखो अस्थायी उत्तक, पता है अस्थायी उत्तक कितने प्रकार, जिस प्रकार से विभज्योतक उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो अस्थायी उत्तक है ना, अस्थायी उत्तक आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है आपका सरल अस्थायी उत्तक। कौन सा हो जाता है, एक हो जाता है सरल अस्थायी उत्तक, एक सरल अस्थायी उत्तक हो जाता है, और एक आपका जटिल अस्थायी उत्तक हो जाता है। एक सरल अस्थायी उत्तक और एक हो जाता है आपका जटिल अस्थायी उत्तक। अगर हम इसके बात करेंगे, जो जटिल अस्थायी उत्तक के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, जटिल अस्थायी उत्तक के तीन प्रकार होता है। पहला हो जाता है आपका पेरेन, क्या होता है, पेरेन काइमा हो जाता है। क्या हो जाता है, पेरेन काइमा हो जाता है, काइमा। और उसके बाद हो जाता है आपका फोलेन, क्या होता है, फॉलेन, क्या होता है, फॉलेन काइमा हो जाता है, समझ रहे हो। और उसके बाद हो जाता है अस्पाइरो, क्या होता है, अस्पाइरो काइमा हो जाता है। क्या हो जाता है, अस्पाइरो काइमा हो जाएगा, समझ, क्या हो जाएगा, अस्पाइरो काइमा हो जाएगा। अब ये जो पेरेन काइमा है, पेरेन काइमा भी दो प्रकार के होता है। एक हो जाता है आपका क्लोरोनेकाइमा हो जाता है, क्या, तो क्लोरोनेकाइमा हो जाता है। और एक हो जाएगा आपके एरोनेकाइमा हो जाता है, क्या हो जाएगा, एरोनेकाइमा, क्या हो जाएगा, एरोनेकाइमा हो जाता है। तो आपने अब देखो, चलो एक बार रिवीजन मारते हैं। अब देखो ये जो अस्थायी उत्तक है वो दो प्रकार के होते हैं।
एक हो जाता है आपका सरल अस्थायी ऊतक हो जाता है, और एक हो जाता है जटिल अस्थायी ऊतक। जब हम बात करते हैं सरल अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है क्या माफ कीजिए, एक हो जाता है आपका पेरेनकाइमा हो जाता है, एक फोलेनकाइमा हो जाता है, और एक स्पाइरोकाइमा हो जाता है। अब ये जो पेरेनकाइमा है ये दो प्रकार के होते हैं, एक हो जाता है क्लोरेनकाइमा हो जाता है, और एक एरोनेकाइमा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो, चलो हम इन सभी को क्या होते हैं, इन सभी को हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरोनेकाइमा के बारे में। समझ लो, सबसे पहले हमको पढ़नी है एरोनेकाइमा, और इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, और इन दोनों को अलग अलग पढ़ लेंगे, और इन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। समझ रहे हो? चलो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, क्या होता है कि पेरोनेकाइमा हो जाता है। क्या होता है, पेरोनेकाइमा हो जाता है, पेरोनेकाइमा हो जाता है, और फिर इधर इधर लिख लो क्या हो जाता है, फोलेनोकाइमा हो जाता है। फोलेनोकाइमा क्या होता है, फोलेनोकाइमा हो जाता है। और इधर लिख लो क्या होता है कि एस्पाइरो, क्या होता है क्या होता है, अस्पाइरो, अस्पाइरो काइमा हो जाता है। क्या हो जाता है, एस्पाइरो काइमा हो जाता है। ओफो, माफ कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे जो है ना हमने आपको एस्पाइरोकाइमा, एस्पाइरोकाइमा ने एस्केलेन काइमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहां पे सुधार कर लीजिएगा, एस्पाइरोकाइमा के जगह पर एस्केलेन काइमा लिख लीजिएगा, एस्केलेन काइमा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो सरल अस्थायी ऊतक है वो तीन प्रकार के होते हैं। सरल अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, एक पेरोनेकाइमा हो जाता है, फेलोनेकाइमा हो जाता है, और एस्केलेनकाइमा हो जाता है। समझ रहे हो? तो अब ये जो पेरेनो क्या होता है, पेरोनेकाइमा जो है वो दो प्रकार के होता है, एक हो जाता है क्लोरेनेकाइमा हो जाता है, और एक एरोनेकाइमा हो जाता है। समझ लो, तो चलो हम सबसे पहले क्या होता है, क्या होता है कि पेरोनेकाइमा हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, ये जो पेरोनेकाइमा है ना यह एक जीवित ऊतक होता है। क्या होता है, यह एक जीवित क्या होता है, जीवित ऊतक होता है। क्या होता है, यह एक जीवित ऊतक होता है। पता है, यह भी एक जीवित ऊतक होता है। क्या होता है, यह भी एक जीवित ऊतक होता है। क्या होता है, यह भी एक जीवित ऊतक होता है। जीवित ऊतक होता है, और ये भी एक जीवित ऊतक होता है। समझ रहे हो? क्या होता है, ये भी एक जीवित ऊतक होता है, बट ये जो है ना वह आपका मृत ऊतक होता है। क्या होता है, यह आपका मृत ऊतक होता है। जीवित ऊतक होता है, जीवित ऊतक होता है, और मृत ऊतक होता है। अब सेकेंड पॉइंट में लिखो कि इनमें जो है ना वह आपके अंतरा कोशिकीय स्थान, क्या होता है, अंतरा कोशिकीय स्थान, क्या होता है, अंतरा कोशिकीय जो है ना वो स्थान पाया जाता है। क्या होता है, इसमें जो होता है वो अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है। अब देखो अंतरा कोशिकीय स्थान का मतलब पता है क्या हुआ। अब देखो यह एक कोशिका हुआ, और ये भी आपका एक कोशिका हुआ, और ये भी एक कोशिका हुआ। इन तीन कोशिका के बीच में यह छोटा सा स्थान है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, अंतरा कोशिकीय। क्या बोलेंगे, अंतरा कोशिकीय स्थान कहेंगे। समझ रहे हो, क्या कहेंगे, अंतरा कोशिकीय स्थान कहेंगे। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है। क्या होता है, अंतरा कोशिकीय। समझ रहे हो, अंतरा कोशिकीय स्थान क्या होता है, अंतरा कोशिकीय स्थान जो होता है इसमें भी पाया जाता है। क्या होता है, अंतरा कोशिकीय स्थान इसमें भी पाया जाता है। लिख लेना, अंतरा कोशिकीय स्थान है। अब फिर इसमें जो है ना क्या होता है, इसमें भी अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है। समझ रहे हो, इसमें जो है वो आपका अंतरा कोशिकीय जो स्थान है, क्या होता है, अंतरा कोशिकीय स्थान इसमें नहीं पाया जाता है। समझ लो, आई होप आप सभी को हमारी बातें यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
तो अब देखो ये, अब पहला तीसरा पॉइंट में लिखो कि यह पता है यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और ये भी कोशिका को यह भी कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। समझ लो। और क्या होता है कि यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और ये भी कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ये नहीं करता है। समझो ना, इसमें आप नहीं लिखना है आपको ये। अब देखो तीसरा नंबर में, जब कोशिका, अगर मान लो कि आप लोग भोजन बनाते हो, हम लोग क्या है, हम लोग परपोषी है मेरे भैया। जब हम लोग भोजन बनाते हैं तो हम लोग भोजन स्टोर कहाँ पर करके रखते हैं, जो पात्र होता है उसमें भी रखते हैं, पात्र में रखते हो। तो ठीक इसी प्रकार अब जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं ना, तो वो जो है वो अपने भोजन को स्टोर करके कहाँ पर रखता है, तो इसी में रखता है। इसमें रखता है, पेरेनोकाइमा में रखता है। पैरेनो क्या होता है कि पैरोनो नहीं मेरे भैयो, पैरेनो हो जाएगा। क्या होता है, पैरेनोकाइमा हो जाता है, पैरोनिकाइमा हो जाता है। समझ लो। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होता है। अब लिख लो यह तीसरा नंबर में क्या लिखना, अब चौथा नंबर में क्या लिखना है इसमें, कि यह जो है ना भोजन को संचित करता है। क्या करता है, मिटाकर ऊपर ही लिख देते हैं मेरे भाई, उतना कष्ट नहीं लेनी है आपको, इसको मिटाकर हम ऊपर ही लिख देते हैं। कौन सी पॉइंट थी, चौथा पॉइंट है ना, यह क्या करता है, अब भोजन को संचित करता है। यह भोजन को संचित करता है। पांचवा पॉइंट ये लिख लेनी है आपको कि इसकी जो है ना कोशिका भित्ति, इसकी कोशिका जो भित्ति है, इसकी कोशिका भित्ति पता है, सेल्यूलोज। क्या होता है, इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। इस प्रकार से हमारे ये जो है वो डन हो जाता है। अब इसमें कुछ बातें हैं, इसको लिख लो। हाँ, तो अब लिखो, इसमें लिखो कि मेरे भाई ये जो है ना, इसमें जो है क्या होता है, इसमें यहाँ पर जो है ना इनके थोड़ा, इसमें जो है ना वो थोड़ा ही अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं और सभी में एक द्रव भरा हुआ रहता है, एक लिक्विड भरी हुई रहती है और उस लिक्विड को पता है हम लोग पेप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें जो है ना आपका क्या होता है, पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन नामक क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसमें पेप्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पेप्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब इसमें जो है, अब देखो यह जो होता है ना वो आपका क्या हो जाता है, एस्केलेन कायमा है। एस्केलेन कायमा जो नारियल के छिलका हो गया, जो बीज के ऊपरी आवरण हो गया, जो अखरोट हो गया, इन सभी चीजों में यह मिलता है। तो लिख लो कि यह क्या होता है, यह नारियल के छिलका, बीज के आवरण, और उसके बाद जो है वो आपके बीज के आवरण और अखरोट इसमें मिलता है। तो बीज के आवरण प्लस अखरोट इसमें मिलता है। तो आई होप आप सभी को हमारी यह बातें समझ में आ गया होगा। तो अब जो है वो दो उत्तक हमको बचा हुआ है जो इसके प्रकार है। समझ रहे हो, एक हो जाता है आपका, कौन था, एक था आपका क्लोरेन कायमा हो जाता है और एक हो जाता है आपका एक हो जाता है क्लोरेन कायमा हो जाता है और एक हो जाता है एरोन कायमा। समझ लो। तो मेरे भाई हमने सोचा था कि इन दोनों उत्तकों को हम इसी कक्षा में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया है और समय को मद्देनजर रखते हुए हम अपने क्लास को यहीं पे विराम करते हैं।
अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप हमारे YouTube चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, समझ रहे हो। तो अगर आप जो होता है वो नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, समझ रहे हो। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा आंसर, समझ रहे हो। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि बताओ ये जो सेल है ना, माफ कीजिएगा, ये जो कोशिका, अरे ये जो उत्तक है, क्या है ये जो उत्तक है, उत्तक का अध्ययन, क्या उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है। और इस सवाल के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, समझ रहे हो। तो हाँ, आप लोग अपने प्यारे प्यारे उंगलियों से लाइक के बटन और जो क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं, अगले लेक्चर में और इसी टॉपिक को आगे करेंगे, समझ रहे हो। तो अभी तक के लिए फिलहाल बाय बाय।